पापा अल्कोहलिक थे। हमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्लासेस लेना शुरू किया और एकाएक मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना था, लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं टीचिंग में ही रह जाऊँगा। मैंने अपने स्टूडेंट को अनाउंस किया कि भाई ये 2018 जो है एंड है, 19 के बाद मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ सिविल की तैयारी करने के लिए। इस तरह से मैं भटकते चला गया और ये वजह है कि काफ़ी लंबे समय के बाद भी मुझे सक्सेस। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक। मैं इस मंच पर आया हूँ अपने स्टोरी शेयर करने के लिए। मेरा बचपन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव सिवरेमा से हुआ है। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की तो काफ़ी एवरेज बिलो स्टूडेंट था, क्योंकि स्कूल में टीचर्स की कमी होती थी जनरल वे में, जैसा कि पूरे स्कूल में देखने को मिलता है। गवर्नमेंट एजुकेशन काफ़ी डाउनफॉल है। मैं एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा जो थे नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस करते थे मेडिसिन सेंटर में, और थोड़े अल्कोहलिक भी थे, जिस वजह से अपना नॉर्मल चलता था। उन्हें उतना पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहा। खैर, इस दौरान मैं स्टडी में धीरे धीरे इन्वॉल्व होते चला गया। चूँकि गांव में ज़्यादा कुछ होता नहीं है सीखने के लिए, ना तो आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, ना गवर्नमेंट स्कूल में आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। स्पोर्ट्स वगैरह के कोई खास चांसेस होते नहीं हैं। ले दे के एक चीज़ समझ में आ चुका था कि पढ़ाई ही को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैथ्स में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, मैथ्स सब्जेक्ट को लेके मैं आगे बढ़ता गया और एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन क्लास 8 के बाद मुझे लगा कि नहीं, अगर आपको कुछ करना है तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट पर भी फोकस करना होगा। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक सरकारी स्कूल में लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही तैयारी करते हैं। क्लास 8 के बाद हो गया कि नहीं, अब तो 10th में बोर्ड कर देना है। तो 9 से मैंने साइंस स्टार्ट कर दिया अच्छे से पढ़ना, और क्लास 10th में जाके मैंने एसएसटी वगैरह को भी ध्यान दिया। और फिर एक फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैंने क्लास 10 को कवर करते हुए 12 के लिए मुझे शहर में आना था, और शहर में आके फिर मैंने 12 की तैयारी स्टार्ट की। 12 कंप्लीट होने के बाद एक सिनेरियो बनता है कि आप कैसे तैयारी करने वाले हैं। 12 कंप्लीट होने के बाद फैमिली का भी थोड़ा प्रेशर होता है। पापा अल्कोहलिक थे, तो लोगों का था कि भाई आप कुछ करो, जल्दी कुछ कर लो, गवर्नमेंट जॉब लो। लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर एक सिविल जॉब लेने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी कि मैं एक सिविल सर्वेंट में जॉइन करूँ। फिर कुछ समय तैयारी करने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि मुझे पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल कंडीशन होती है जो कि एवरेज परिवार में अक्सर देखने को मिलता है। हमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्लासेस लेना शुरू किया, और देखते ही देखते मेरा और स्टूडेंट्स के बीच में एक बॉन्ड बनते चला गया। वो मुझसे एकेडमिक डाउट तो पूछते ही थे, लेकिन एक अच्छी कम्युनिकेशन होने की वजह से वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करते कि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। और मैं विदाउट उनको जज किए हुए मैं उनको सजेस्ट करता चला जाता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे कर लो। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और एकाएक मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना था, लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं टीचिंग में ही रह जाऊँगा। फिर मैं परेशान हो गया, मुझे क्या करना है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। लोगों ने मुझे सजेशन देने लगा कि तुम कुछ छोटा-मोटा कर लो, बाद में तुम कुछ बड़ा कर लेना। अक्सर अपने इस मुज़फ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में मुझे सुनने को मिलता है कि पहले कोई छोटा-सा जॉब जॉइन कर लो, उसके बाद आप बड़े से सपने को अचीव करते रहना। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि जॉब में जॉइन होने के बाद क्या मुझे इतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा सिविल के लिए तैयारी करने के लिए। फिर मेरी बात दीदी से हुई। दीदी गाज़ियाबाद में रहती थी। उन्होंने कहा कि ऐसा है तो तुम क्लासेस बंद कर दो और यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारी तैयारी करवाते हैं। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने स्टूडेंट को अनाउंस किया कि भाई ये 2018 जो है एंड है, 19 के बाद मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ सिविल की तैयारी करने के लिए। काफ़ी बच्चे खुश हुए। जो बच्चे जूनियर्स थे, जो 9th में थे हमारे साथ, क्योंकि उनको 10th तक मेरे साथ रहना था, वो बोले कि सर आप 10th तक कवर करा दो। मैंने कहा नहीं, अब मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, मुझे तैयारी स्टार्ट करनी है, मुझे जनरल कॉम्पिटिशन में नहीं जाना है, मुझे सिविल एस्पिरेंट बनना है। फिर बच्चों ने भी सपोर्ट दिखाया कि ओके सर आप जा सकते हो। उनका अपना एक वेल विशेस लेके मैं आगे की तरफ बढ़ते चला गया। दिल्ली जाने के बाद वहाँ का जो सोसाइटी होता है, जो एक आप सुने होइएगा, ऑन एन एवरेज में हर एक स्टूडेंट को पता होता है, एस्पिरेंट को पता होता है कि दिल्ली में किस तरह के सोसाइटी है। वहाँ की सोसाइटी लेवल हाई है, रूम रेंट्स ज़्यादा होते हैं, कोचिंग की फ़ी भी तो बहुत ज़्यादा होता है। अब 1.5-2 लाख रुपए कोचिंग में एट ए टाइम पेमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हुआ कि चलो ठीक है, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर लो। सेल्फ स्टडी हमने वहाँ पर ग्लोबल लाइब्रेरी गाज़ियाबाद में किया। वहाँ पर 1.5-2 साल मैंने कंटिन्यू सेल्फ स्टडी की। उससे मैंने अपने आप को एक लेवल दिया, सिलेबस कंप्लीट हुआ। लेकिन फिर ये समझ में आया कि सिलेबस तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना एग्ज़ाम में बैठने जितना आसान नहीं होता है। एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना होगा, और सिविल की तैयारी चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, दोनों ही हैं, लेकिन दोनों के लिए आपको काफ़ी डिटरमाइन होके, डिसिप्लिन होके पढ़ना पड़ेगा। और उसी दौरान हमारे कुछ स्टूडेंट से बात हुई। उन्होंने कहा कि सर कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मैंने कहा सब चीज़ बढ़िया है, सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं
प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सोचा हूँ कि यहाँ पर किसी कोचिंग में मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। एज़ ए टीचर मैं अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाता हूँ। आप एज़ ए टीचर जब भी वर्क करते हैं, तो आपको ये चीज़ फ़ील हो जाता है कि बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप पूरे डिटेल में उस चीज़ में जाते हैं। वहाँ पर इस चीज़ का सबसे अच्छा बेनिफिट ये दिखता है कि आपको उस सब्जेक्ट पर काफ़ी अच्छा कमांड हो जाता है। अब ये बातें मैं जैसे ही अपने स्टूडेंट से शेयर किया, उन्होंने कहा कि सर ऐसा है तो आप यहाँ आ जाओ, वापस से यहाँ पर सेटअप करते हैं और तैयारी स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ये भी सही है। फिर मैंने बात किया दीदी से, दीदी ने कहा नहीं ऐसा मत करो, तुम वहाँ से निकल के आ चुके हैं, छोटे शहर से बड़े शहर में आ चुके हैं। जब मैं मुजफ्फरपुर को छोड़कर दिल्ली के लिए गया, तो वहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि एवरेज फैमिली मेंबर्स को अक्सर होती है, जो कि एवरेज फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कि आप तैयारी तो यूपीएससी करने गए थे, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली मेंबर्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर कि भैया कब तक तैयारी करोगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, उस समय तो कुछ नहीं की, अब हो जाएगा क्या, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये एक आम ताना होता है जो हर किसी को दिया जाता है। हम भी यूपीएससी के लिए गए, लेकिन कुछ समय के बाद सोसाइटी के, फैमिली के प्रेशर की वजह से मैंने बीपीएससी में स्विच किया। फिर बीपीएससी में स्विच करने के बाद भी हुआ कि भाई बीपीएससी नहीं निकला है, कुछ और कर लो। तो इस तरह से मैं भटकते चला गया और ये वजह है कि काफ़ी लंबे समय के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिली है। बड़े शहर से छोटे शहर में जाना सही नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें लोगों के मन में थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जाता हूँ। मुझे जो सही लग रहा है मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और मैं वापस मुजफ्फरपुर आया। मुजफ्फरपुर से काफ़ी लगाव भी था क्योंकि मेरी स्टार्टिंग यहीं से हुई है, यहीं से मैंने सीखा। जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मेरा भी मोटिवेशन का लेवल बढ़ता चला गया और मैं टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूव कर पाया। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बचपन में काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, एवरेज बिलो स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हाँ, ओवर द पीरियड में मेरे में चेंज आए, कुछ अच्छे टीचर्स की वजह से। कुछ अच्छे टीचर्स हमारे लाइफ में आए, रवि सर थे, के सर थे, जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि पढ़ाया कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है, इस चीज़ का कम्युनिकेशन मुझे देखने को मिला। तो उन लोगों के एक्सपीरियंस को मैं यूज़ करके अपनी टीचिंग में लेके आया। बच्चे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हुए हमारे साथ। आप बता तो रहे हो सभी को, लेकिन होता है कि अब वो घर जाते हैं और भूल जाते हैं या रिविज़न नहीं कर पाते हैं। उनका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। दोस्तों के साथ जब मैंने अपना शेयर किया कि भाई सही नहीं लग रहा है, पढ़ा तो रहे हैं काफ़ी डिटेल में, लेकिन बच्चे कवर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली इसलिए नहीं है क्योंकि वो दिल्ली है। दिल्ली में एनवायरनमेंट मिलता है जो मुज़फ्फरपुर में नहीं मिलने वाला है। मैंने कहा ऐसा क्या, कुछ किया जाए? उन्होंने कहा क्या करोगे बताओ? मैंने कहा चलो सोचते हैं। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक्चुअल में तैयारी लाइब्रेरी में ही हुई है। मैंने कोई खास इंस्टीट्यूशन जॉइन नहीं किया था। लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी लंबे समय तक करने के बाद मुझे एक लेवल मिला था। क्यों? लाइब्रेरी में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, साइलेंस मेंटेन होता है, आप लंबे समय तक ले अपने कंटिन्यू स्टडी को फॉलो कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी सेटअप में तो चार्जेस लगते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारे पास है? मैंने कहा है तो नहीं, पर पता नहीं, देखते हैं कैसे है। कहते हैं ना कि आप अगर कुछ चीज़ें शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसे पूरा करने के लिए। तो मैंने भी कहा चलो देखते हैं कैसे क्या होगा। मैंने स्टूडेंट से शेयर किया, उन्होंने कहा कि सर ठीक है देखिए, अगर ऐसा है तो हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। फिर स्टूडेंट का सपोर्ट देख के मैंने अपने फ्रेंड से बात किया और स्टूडेंट फ्रेंड के थ्रू मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी सेटअप की, जहाँ हम दिन के 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं और काफ़ी अच्छी स्टडी होती है। हमारे लेवल काफ़ी सही हो चुका है। मैं इस बार खुद सिविल सर्विस की एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ इस साल। तो अपने स्टूडेंट के साथ हमने लाइब्रेरी को सेटअप करने की कोशिश की। अब लाइब्रेरी सेटअप करने में फाइनेंशियल इशू तो आती है और जितना मेरे कारपेंटर ने बताया था एक्चुअल में उससे डबल लग गया। मैंने कहा कि यार तुमने बताया था कि इतने में हो जाएगा, 1 डेढ़ लाख में हो जाएगा, ये तो क्रॉस कर रहा है। ये क्या कौन-सा एस्टीमेट बताएँ? तो इन्होंने कहा कि भैया लग रहा है तो लगा लो बढ़िया से, क्या दिक्कत है? अब बीच के ही काम में मुझे अरेंज करने पड़े कुछ पैसे, कुछ फ्रेंड्स से मैंने लिए और फ्रेंड्स का भी अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो ना, तो लोग ऑटोमेटिक सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स का भी सपोर्ट रहा और धीरे-धीरे करके लाइब्रेरी सेटअप हो गया, उसका इनॉग्रेशन हुआ। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, क्योंकि शहर में लाइब्रेरी की संख्या बहुत कम है, रेयर है। जहाँ है, वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने एक परफेक्ट लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की, जहाँ सारी सुविधाएँ हैं, कुछ बुक्स की भी सुविधाएँ हैं और सेल्फ स्टडी के लिए बच्चे अपने बुक्स भी लेके आते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर करेंगे। और आज के टाइम में हम लोग 10 से 12 घंटा लाइब्रेरी में टाइम देते हैं। उस दौरान क्लासेस भी होती है, 2 क्लासेस हम खुद लेते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। बाकी टाइम हम और हमारे स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठ के अपना सेटअप तैयार करते हैं। मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो मेरे लिए उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो कि एस्पिरेंट है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। दिल्ली जाने के बाद मुझे जो सबसे यूनिक चीज़ लगा वहाँ के एनवायरनमेंट में, वो ये था कि जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो क्लास 12 के जस्ट बाद स्टार्ट कर देते हैं या फिर 12 से ही लेके चलते हैं। तो मैं अभी जिस स्टूडेंट के साथ तैयारी कर रहा हूँ या जिनको करवा रहा हूँ, वो सभी अंडर ग्रेजुएट हैं।
और कुछ स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के बाद आए हैं। तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो जस्ट इस बार 12 पास करने वाले हैं और अपना करियर सिविल सर्विस में बनाना चाहते हैं। सिविल सर्विस में अपना करियर बनाने से पहले आपको इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की इच्छा नहीं है तो आप शायद ज्वाइन करने के बाद भी रिजाइन कर देंगे। तो सोसाइटी में अगर आपको कंट्रीब्यूट करने की इच्छा है तो आप सिविल सर्विस को अपना गोल बनाइए। इसके लिए आपको 2 चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ग्रेजुएशन से पहले स्टार्ट करते हो तो बहुत यंग एज में आप सेलेक्टेड हो जाओगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो कोई इशू नहीं है, आप क्या कीजिए इसके बाद स्टार्ट कीजिए। आपको टाइम लगेगा, सिविल की तैयारी में टाइम लगती ही है, जैसा कि ऑन एन एवरेज में लोगों का कहना है कि आपको 1 साल लगता है। मुझे लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट को कम से कम 1.5 से 2 साल फाउंडेशन पर देना चाहिए। अपने बेस को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बाद 1 साल अटेम्प्ट लीजिए। तो 2 से 3 साल में आप यूपीएससी और बीपीएससी के लिए काफ़ी सही फाइट कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। और जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं कहूँगा कि अगर आपको सोसाइटी में कुछ करना है तो आप पार्ट 1 से ही स्टार्ट कर दीजिए अपनी सिविल की प्रिपरेशन। बट हाँ, इस चीज़ को मैं उन स्टूडेंट को मैसेज देना चाहूँगा कि आप क्या कीजिए कि कोई कितना भी कुछ क्यों ना बोले, अगर आपने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन में पीछे मत आइए। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा रतन टाटा सर की एक कोट, जिनका कहना था कि डिसीजन सही और गलत नहीं होता है, आप डिसीजन लीजिए और उसको सही साबित करके दिखाइए।